प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा एवं विश्वास करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी जैसे भी होंगे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 के अंतर्गत पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इससे संबंधित पहला वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग पाठ 5 संसाधन, जिसके अंतर्गत खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़े। आज हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन के प्रमुख साधन, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन जो स्थल परिवहन के विभाग है, और लास्ट में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग परिवहन के जो अन्य साधन है, जल परिवहन, वायु परिवहन, इसके बाद संचार, व्यापार और पर्यटन के बारे में जानेंगे। बच्चों, कोई भी वस्तु या सेवा जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए हम या तो दूसरों से लेते हैं या दूसरों से या दूर से मंगाते हैं। ठीक इसी तरह जो हमारे पास अधिक है उसके लिए क्या करते हैं? उसे हम दूसरों को बेच देते हैं। यह स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है। बच्चों, इस तरह की समस्त गतिविधियां जिससे देश को आय प्राप्त होता है वह देश की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है, और इसे उन्नत बनाने के लिए परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रयोग और सदैव इसको और उन्नत से उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। और इन साधनों के प्रयोग से देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे व्यापार और साथ में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि परिवहन एवं संचार के साधन, उन्नत व्यापार एवं पर्यटन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। बच्चों, बात करते हैं अब परिवहन की। परिवहन वस्तु या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने में जिनकी मदद या सहायता ली जाती है वे परिवहन के साधन कहलाते हैं। तथा ये साधन जिन मार्गों का अनुसरण करते हैं वे परिवहन के मार्ग कहलाते हैं। बच्चों, समझ में आया होगा आपको कि किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जिन मार्गों का अनुसरण किया जाता है वे परिवहन के मार्ग कहलाते हैं। बच्चों, परिवहन के जो मुख्य मार्ग हैं इनको हम 3 रूपों में, 3 उप विभागों में रखते हैं। पहला स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग और तीसरा वायु मार्ग। स्थल मार्ग के अंतर्गत 3 उप विभाग, 3 परिवहन के साधन। पहला सड़क, दूसरा रेलवे और तीसरा पाइपलाइन। सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन या रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल मार्ग के अंतर्गत एक तो अंतरस्थलीय या जिसको अंदर सागर की, देश की
सीमा के अंदर नदियों में या नहरों में या बड़े झीलों में संचालित की जाती है, जिसे हम कहते हैं अंतःस्थलीय मार्ग, और दूसरा सागरीय मार्ग। ठीक इसी तरह वायु परिवहन को भी दो विभागों में, पहला इसको किसी देश के सीमा के अंदर संचालित किया जाता है, जिसे घरेलू सेवा, घरेलू विमान सेवा, और दूसरा विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। बच्चों, बात करते हैं हम सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन मानव सभ्यता के विकास के साथ ही सड़कों का विकास हुआ। यह परिवहन का सबसे प्राचीन, सबसे सुगम और सबसे सुविधाजनक साधन है। बच्चों, भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यहाँ लगभग 55 लाख किलोमीटर लंबाई में सड़कों का विस्तार है। बच्चों, सड़क अन्य साधनों की तुलना में, सड़क अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में काफी आसान है, सरल है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसको देखते हैं, सबसे पहली बात कि इसमें लागत कम आती है। जो भी बजट हो, उस बजट में उसके अनुरूप सड़क तैयार हो जाती है। तो एक तो लागत कम आती है, दूसरी यह सभी प्रकार की धरातली स्थलाकृतियों पर, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो या मरुस्थल हो, सभी जगह पाया जाता है। तो यह सर्वत्र उपलब्ध होता है। इसके बाद तीसरा, यह घर से घर तक, यह डोर से डोर तक, घर से घर तक की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। बच्चों, जैसे हमें अगर हवाई जहाज पकड़ना है, उसके लिए एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट के लिए हमें सड़क मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह घर से घर तक। और दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कि यह अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने में एक कड़ी के रूप में प्रयोग करता है। अन्य परिवहन के साधन, चाहे वह रेल हो, वायुयान हो या जलयान हो, इनको पकड़ने के लिए यह जो सड़क है एक कड़ी के रूप में काम करता है। बच्चों, बात करते हैं हम निर्माण सामग्री के आधार पर सड़कों के वर्गीकरण की। तो सड़क दो तरह की होती है, एक कच्ची और दूसरा पक्की। कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़क पगडंडी के रूप में, चक्रोड के रूप में हो सकता है, और पक्की सड़कों को अलग अलग उद्देश्यों के आधार पे, उसकी बनावट के आधार पे, उसकी क्षमता के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसे कुल 6 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, दूसरा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य मार्ग, चौथा जिला मार्ग, पांचवा ग्रामीण सड़कें और छठवां सीमांत सड़कें। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें और सीमांत सड़कें। बच्चों एक एक करके देखते हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, यह एनडीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। जब पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो उसमें इस योजना के बारे में कार्य हुआ। इस योजना के तहत देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने की बात कही गई और इसके साथ ही उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक बनाने की बात की गई। बच्चों इसके तहत 6 लेन की सड़कों का निर्माण किया गया। इन सड़कों की जो देखरेख की जिम्मेदारी होती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की होती है। बच्चों इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI के साथ ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की होती है। बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। इस रोड का निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ। उसके बाद मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने भी इसका निर्माण करवाया या इसमें कुछ कार्य करवाया। यह यहाँ पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर दिल्ली या राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 और दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। बच्चों अब बात करते हैं राजमार्ग की। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग राजमार्ग कहलाते हैं। इनकी व्यवस्था और इनके निर्माण की जिम्मेदारी जो होती है वह लोक निर्माण PWD की होती है। इसके बाद जिला मार्ग, यह मार्ग जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों के निर्माण एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जिला परिषद का होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की। ग्रामीण सड़कें वे मार्ग हैं जो गांव को दूसरे गांव से या मुख्य कस्बों से जोड़ती है। इनके निर्माण की जिम्मेदारी विभिन्न समितियों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों की होती है। बच्चों ग्रामीण सड़कों के निर्माण में एक क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण पर बल दिया गया और दूर दराज के गांवों को
प्रमुख शहरों से, ऐसे सड़कों से जो वर्ष भर ठीक अवस्था में हो, से जोड़ने का कार्य किया गया। बच्चों, बात करते हैं अब सीमांत सड़कों की। भारत सरकार द्वारा इन सड़कों के अतिरिक्त सीमांत सड़कों के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की गतिविधियां जारी रखी, जिससे आपदा काल में या किसी बाह्य आक्रमण के समय सैनिकों को सीमा तक पहुंचाया जा सके। बच्चों, इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी होती है जो वो सीमा सड़क संगठन की है। सीमा सड़क संगठन की। बच्चों, अब हम बात करते हैं रेल परिवहन की। रेल परिवहन रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। यह परिवहन का सबसे प्रचलित एवं आरामदेह साधन है। लंबी दूरी एवं भारी सामानों के परिवहन के लिए रेल मार्गों का प्रयोग बड़ा ही सुगमता से किया जाता है। बच्चों, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी से मानी जाती है। इस सन में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर मार्ग के पहली रेल चली भारत में। बच्चों, भारतीय रेल पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। बच्चों, आज कोरोना काल में भले ही रेल बंद है, कम रेल चल रही है, लेकिन सामान्य दिनों में लाखों लोग इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। बच्चों, अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण भारतीय खनिज संपदा के विदोहन के लिए उसको आंतरिक भागों से तटीय इलाकों तक, बंदरगाहों तक ले जाने के उद्देश्य से बनाया, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इसका उपयोग अपनी आंदोलन को जारी रखने के लिए किया। बच्चों, परिचालन की दृष्टि से रेलवे को कुल 18 प्रखंडों में विभक्त किया गया है। बच्चों, आपके किताब में कुल 16 प्रखंडों की बात की गई है। 17वां जो प्रखंड है वो मेट्रो रेलवे और 18वां जो अभी बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन 18 प्रखंडों में से 2 प्रखंडों का मुख्यालय है। एक प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे और ये गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे। बच्चों, आप लोग इन जो 18 प्रखंड हैं इनके बारे में सूची बनाइएगा। यह रेलवे के एग्जाम हो या अन्य एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी स्वतः हासिल करिए। बच्चों, रेल की पटरियों के बीच के दूरी के आधार पर रेलवे को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन और तीसरा छोटी लाइन। ये जो बड़ी लाइन है इसमें ये पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है।
जो मीटर लाइन है इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर, और जो छोटी लाइन है इसमें पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.761, और भी इसके कई होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रेल पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेलवे को 3 भागों में बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज बदलते परिवेश में ये जो मीटर लाइन है और छोटी लाइन है, इनके जगह पे बड़ी लाइन का विस्तार किया जा रहा है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी लाइन आज भी हैं, लेकिन उस पर व्यापारिक रूप से संचालन काफ़ी कम होता है। बच्चों, रेलवे के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, क्योंकि रेलवे का विस्तार सभी जगह एक समान रूप से नहीं हो सकता। इसमें जो प्रमुख कारण है उसमें है उच्चावच जनसंख्या, संसाधन की उपलब्धता और प्रशासनिक हस्तक्षेप। तो ये कुछ कारक हैं: उच्चावचीय कारक, जनसंख्या संबंधी कारक, संसाधन संबंधी कारक और प्रशासनिक कारक। बच्चों, इन आधार पे हम देखें तो उत्तरी मैदान में जहाँ विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या, संपन्न कृषि और प्रशासनिक रूप से देश का जो राजधानी है वह स्थित है, इस कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेलवे का विकास हुआ। ठीक इसके विपरीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या के कारण रेलवे के विकास की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इन दोनों का मिला जुला रूप दक्षिण के पठार पे, जहां उच्चावचीय समस्याओं के बाद भी प्रचुर जनसंख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता, बाजार और व्यापार के जो लिए उपलब्ध तटीय क्षेत्र, इस कारण वहाँ पे रेलवे का विकास काफ़ी हुआ है। बच्चों, इन सब के बाद रेलवे की कुछ समस्याएं हैं, और ये समस्याएं हैं रेलवे की लेट लतीफ़ी, रेलवे में भ्रष्टाचार, यात्रियों द्वारा जंजीर खींचना और राजनीतिक जो कारक है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कारक जिनसे रेलवे का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों, आज सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से रेलवे का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे में नौकरी के जो अवसर थे वे कम हो रहे हैं। बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग पाइपलाइन परिवहन की। पाइपलाइन परिवहन भारत के मानचित्र पर एक नया परिवहन का साधन है। सामान्यतः शहरों में, कुछ गांवों में भी पानी के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, किंतु आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस क्षेत्र से गैस शोधन शाला है, उर्वरक कारखाना है, ताप विद्युत गृह है, यहाँ तक कि अब घरों में घर तक जो रसोई गैस है उसको पहुँचाने का काम किया जा रहा है। बच्चों, पाइपलाइन परिवहन में जो प्रारंभिक लागत है वह बहुत अधिक होती है, किंतु जो प्रारंभिक लागत है वह अधिक होता है, किंतु उसके संचालन की जो लागत है वह काफ़ी कम होती है। भारत में कुछ पाइपलाइन है जो ऊपरी
असम के नारकटिया से बरौनी इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है। इसके बाद यह गैस पाइपलाइन हजीरा से औरैया होते हुए पंजाब के जालंधर तक जाती है। बच्चों, इस गैस पाइपलाइन को पूरे उत्तर भारत में फैलाने की योजना है। इसके साथ एक और तेल पाइपलाइन है जो गुजरात के सलाया से मथुरा सोनीपत होते हुए आगे जाती है। बच्चों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, विशेष रूप से परिवहन के साधन और उसमें स्थल परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में हम लोग जल परिवहन, वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में अब परिवहन के बारे में यहीं तक पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो इसमें जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वे परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। सड़क परिवहन एक सुगम परिवहन का साधन है, इसे स्पष्ट करिए। सड़कों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्न। इसके बाद रेल परिवहन के बारे में, रेल परिवहन की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। पाइपलाइन परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछा जा सकता है। बच्चों, आगे की वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भाग 2 के अंतर्गत जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, व्यापार और पर्यटन के रूप में जानेंगे। इसलिए इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। धन्यवाद।